कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरीके से पूरे विश्व में फैला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर निकल कर आ रही है कि 7 दशक करीब बीतने को हैं आजादी मिले हुए, लेकिन आज भी जो बुनियादी हमारी जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है, आज एक महामारी आने के बाद में अब जो है उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लोगों के किस तरीके से उपचार किया जा सके, उनको रखा कहाँ जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि 7 दशक बीत जाने के बाद हमें ये सोचना पड़ रहा है कि उनको आखिर में रखा कहाँ जाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ऐसी चीज है जो बुनियादी है, लोगों की जरूरत है और डेली रूटीन में शामिल है। अगर हम इस तरीके से चीजों को नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो महामारी जैसी चीजों को मैनेज करने के लिए आज हमारे पास क्या तैयारी है। 7 दशक पहले हम जहां खड़े थे और आज हम कहां हैं इस मामले में, इस बारे में हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए, इस बारे में एनालिसिस की जाएगी। शिव कुमार द्विवेदी हमारे साथ में है इस समय, जो इस बात की एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम पहले कहां थे, आज कहां हैं, और भविष्य में अगर कहीं कोई महामारी आती है या कोई बड़ी आपदा आती है तो उसकी किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। क्या हमेशा हम कोई भी आपदा आने के बाद ही तैयार होते हैं? ऐसा क्यों 7 दशक बीत जाने के बाद? जी शिव कुमार जी। धन्यवाद राजू जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसी आपने बात करी है कि 70 दशक से क्या हम उसी स्थिति में हैं जैसे आज से 70 साल पहले थे, तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। अब बहुत कुछ परिवर्तन इस देश में हो चुका है और इस परिवर्तन का कारण यह है कि 48 में देश आजाद हुआ। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि उस समय हम पराधीनता से स्वाधीनता में आए थे, हमारे पास ऐसे क्या नाम है रिसोर्सेज नहीं थे, तो धीरे धीरे हम इस कदम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन देखने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। कुछ आधारभूत ढांचे थे जो कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया और जगह जगह ऐसे कुछ प्लानिंग बनाई, लेकिन वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे। जैसे कि 1956 का जो एम्स का कानून है, AIMS जो एम्स है, एम्स अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसके अंतर्गत पहला एम्स 1956 में खोलने का प्रस्ताव तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया कि हम कलकत्ता में खोलेंगे। और शायद आपकी जानकारी में हो कि कलकत्ता में उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी हुआ करते थे, जिनके नाम पर हम 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं। पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाती है विधान चंद्र राय जी के नाम पे। वो एक डॉक्टर थे और आजादी के आंदोलन में उन्होंने उससे पहले ही भूमिका अदा की और मुख्यमंत्री रहे। अब बात यह आती है कि 56 में जो एम्स कलकत्ता में बनना था, उन्होंने मना किया और कहा इसको दिल्ली में डाला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग के संपर्क में रहे और उत्तर भारत से सारे लोग दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन कलकत्ता कोई स्पेशली नहीं आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने इसको डेवलप किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के अंदर अब तक जो अनाउंसमेंट एम्स के हुए हैं वो कुल 23 एम्स हैं। 23 में 15 एम्स चल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 1956 में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद किसी भी कांग्रेस की सरकारों ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। दुर्भाग्य से 52 वर्षों तक सिर्फ उन्हीं के प्रधानमंत्री रहे, मतलब उनके परिवार के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 2003 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आप भी जानते हैं, और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 6 नए एम्स का अनाउंसमेंट किया था। दुर्भाग्य से सरकार चली गई और 2005 में कांग्रेस की सरकार ने उस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और 2012 में अगस्त में उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव दिया और सितंबर में राज्यसभा ने पास किया, तब जाकर के एम्स बनने की प्रक्रिया प्रारंभ। तो एक बड़ा मतलब यहाँ देखने की बात यह है कि सभी सरकारें अच्छा करने का प्रयास करती हैं और बस कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि 23 एम्स में सिर्फ 2 एम्स ऐसे हैं जिसका श्रेय कांग्रेस पार्टी ले सकती है, एक रायबरेली का एम्स और दूसरा दिल्ली का एम्स। अब बात आती है कि क्या आधारभूत ढांचों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय स्वास्थ्य को लेकर के हम अपने जीडीपी का यानी कुल जीडीपी का 30% खर्च करते हैं, मतलब जीडीपी का। और एक चीज जानना चाहूंगा कि एम्स जो हुआ ये तो बड़ी बीमारियों के लिए हो गया, ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो है वहां पे कोई बड़े जो है जिनका इलाज छोटी जगहों पे नहीं हो पा रहा है वही लोग एम्स जाएंगे, ठीक है।
हर मामलों में एम्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज की जरूरत ये है कि आज जो देखा जा रहा है वर्तमान में कि अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटीन में रखना है, तो हॉस्पिटल के पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती। अब जब ये आपदा आई है, महामारी आई है, उसके बाद में लोकल लेवल पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये समस्या आज की तो है नहीं, फिर भी समस्या कोई ना कोई वायरस आते रहेंगे, कुछ भी आता रहेगा। मेरा कहना ये है कि चलिए एम्स की बात आपने बता दी कि इतने एम्स आए इन सरकारों ने किया, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे छोटी छोटी चीजों का इलाज होना चाहिए, वहां क्यों हम इतना पिछड़े हुए हैं। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीएससी सीएससी ये जितने हैं, ये क्यों इतने आखिर में पिछड़े हुए हैं। यहाँ क्यों नहीं इलाज हो पाता कि इनको पहले एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के उसके बाद अगर स्थितियां नहीं संभलती तब उनको फिर बाहर भेजा जाए। हर आदमी को तो एम्स की जरूरत नहीं होती, हर आदमी को एम्स भेजा भी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या, अगर हम 7 दशक पहले की चीजों को देखें और आज की चीजों को देखें, तो हम कहाँ पे खड़े हुए पाते हैं अपने आप को। बिल्कुल सही कहा आपने कि एम्स में हर आदमी को नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन जो एम्स है स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, और इसकी धड़ाधड़ घोषणाएं जो हुई वो भाजपा सरकारों ने ही किया। 2014 के बाद जो एम्स अनएस्टेब्लिश थे, यानी कि घोषणाएं हो गई लेकिन बने नहीं थे, वो बहुत तेजी से बने। अब बात आती है जो रूरल डेवलपमेंट पर जाके हम जब बात करते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, जहां आपका इशारा उसी तरफ है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर के कई सरकारों ने बड़े बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर सकी। और जैसा आपने कहा कि भाई छोटे इलाजों के लिए तो वो एम्स जाएगा नहीं, छोटे इलाजों के लिए तो मेडिकल कॉलेज जाएगा नहीं, तो हम क्यों ना जो प्राइमरी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, 400 डिजीज है लमसम, कोई चोट खा जाता है, कोई टाइफाइड हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी कुछ होता है, तो इनके लिए क्या करें। तो आपको बताऊं कि मोदी सरकार जब 2014 में आई, यानी वर्तमान केंद्र सरकार जो भी 2014 में आई, उसने इसको लेके बड़ी लंबी प्लानिंग की। इसने पीपीपी मॉडल को अपनाया, यानी समय के साथ बदलने का प्रयास किया, और पीएससी और सीएससी को वेलनेस सेंटर के रूप में चेंज करने की बात करी, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि सैमसंग कंपनी, पीरामल इंडिया लिमिटेड और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के साथ काम कर रही हैं। क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतने बड़े सेटअप को खड़ा कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पीपीपी मॉडल के आधार पर छोटी छोटी पीएससीओ को भी क्या नाम है, आधुनिक जो मशीनें हैं उनके थ्रू दुरुस्त किया। जैसे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर हर ब्लॉक लेवल पर एक वेलनेस सेंटर बनाया गया। वो वेलनेस सेंटर पूरी जांच आपका करेगा और आपको फ्री कर देगा। फिर वो बताएगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको एम्स जाना है या आपको जिला अस्पताल जाना है, या आपको कैंसर हुआ है, या आप डायबिटिक के पेशेंट हो, साथ में आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी देगा। अब बात आती है कि चलिए आपने साहब चेकअप करा दिया, देखिए जो जिस चरण में सरकार काम कर रही है, इसने ये प्रतिबद्धता जताई है 2019 के बजट में कि हम 2.24% अपने जीडीपी का खर्च करेंगे स्वास्थ्य पे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मापदंड रखा गया, और 62,239 करोड़ रुपए वो खर्च कर रही है। अब फिर बात आती है कि लोग अच्छा, उस सस्ती दवाइयां कैसे मिले। एक चीज इसमें और जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि ये सरकार आई, मोदी सरकार आई तो पीपीपी मॉडल अपनाया गया, उसके बाद में जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा मेडिकल के क्षेत्र में, उसमें काफी काम किए गए। लेकिन इसके पहले भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एनआरएचएम की योजना तो उनकी थी। नहीं देखिए, तो मैं जी 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 बताइए। इसमें ये जो योजना एनआरएचएम चल रही थी, तो इसका क्या असर पड़ा फिर। देखिए एनआरएचएम जो योजना थी, वो एज इट इज जो पहले से काम चल रहे थे उन्हीं को प्रभावी बनाने के लिए कुछ भर्तियां ज्यादा की गई, और एनआरएचएम के थ्रू भर्ती करने के बाद जैसे कि उन्होंने अपना क्या नाम है, नसबंदी प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्रामों के अवेयरनेस को लेकर के काम किए अपने। लेकिन उनके पास कोई इतना कॉन्क्रीट विजन नहीं था कि हम नवाचार करें, न्यू इनोवेशन की तरफ वो नहीं बढ़े। जैसे सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां हैं वही मिलेंगी, नहीं है तो आप बाहर जाइए। अगर मान लीजिए आपको लिखा गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन सरकारी अस्पताल में सिर्फ पैरासिटामोल है, तो वही आपको मिलेगा। इस सरकार ने एक नया चीज चुना कि जन औषधि केंद्र खोले जगह जगह, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोले गए। इसका सब मैं कहता हूं कि वो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, अगर उसका 40% भी काम अगर हो गया धरातल पर, और हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। आज जो डाइक्लोफिनेक सोडियम जो जेल आता है, रैनबैक्सी का हो या किसी भी कंपनी का हो, बड़ी कंपनियों का, वो 110 से 130 के बीच में है, लेकिन वहां पर वो 16 रुपए में मिलता है। अब वो गरीब आदमी जाता है 16 रुपए में लेके आता है। हो सकता है उसमें से बड़े अमीर आदमी भी लेने जाते हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि छोटे आदमी कम जाते हैं, बड़े आदमी ज्यादा जाते हैं। अब क्या हुआ, जिन डॉक्टरों ने कहा कि साहब ये दवा यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप ठीक उसी दवा से होंगे, तो वो जन औषधि केंद्र फार्मेसी पे लिख देते हैं। आप मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाएंगे, वहां भी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया